सिर्फ एसआईटी गठन कर देने भर से यह मामला रफा दफा नहीं हो जाता है। हॉस्टलों की सुरक्षा कहाँ है बिहार में? सुशासन की जब बात होती है तो छात्रावासों की जो सुरक्षा है, लड़कियों के छात्रावासों की जो सुरक्षा है, उसके लिए क्या गाइडलाइन है आप सुन लीजिए। आस पड़ोस के, हॉस्टल के आस पड़ोस रहने वाले लोगों की बातें, वो लोग क्या कह रहे हैं। अभी तक बिहार की किसी भी सरकार ने क्या कोई ऐसा कानून पास कराया या कोई ऐसी व्यवस्था है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो इन मामलों में जो होता रहा है, उससे तो इस प्रशासन से उम्मीद लगाना बेमानी लग रहा है। सबसे ज्यादा पिछले 3 विधानसभा चुनावों से पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा वोट कर रही हैं तो बिहार की महिलाएं कर रही हैं। सबसे ज्यादा दावे हैं, प्रतिदावे हैं बिहार में महिलाओं की राजनीति को लेकर के, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर के, समाज में हिस्सेदारी को लेकर के। इसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं। आप 2018 के पहले भी चले जाइए, 2011 में भी चले जाइए, जो 2013 में भी चले जाइए, तो बिहार में ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। नमस्ते, मेरा नाम नरेश कोश्यारी है और आप न्यूज़ 24 बिहार झारखंड देख रहे हैं। इस वक्त पटना की सड़कों पर एक बच्ची के इंसाफ की मांग उठ रही है। वो बच्ची जिसकी एक हॉस्टल में, एक छात्रावास में संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। वो बच्ची नीट की प्रिपरेशन कर रही थी, तैयारी कर रही थी। उसके दिमाग में कई सपने लेकर वो पटना आई हुई थी, लेकिन पटना के हॉस्टल में जब उसकी संदिग्ध परिस्थिति में मौत होगी तो उसके बाद वो मामला अब सवालों के घेरे में है। अब यह मामला क्या है, उसके साथ क्या घटना घटी, ये तमाम चीजों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन साहब, और उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस केस में क्या हुआ था और बिहार में किस तरीके से जो व्यवस्थाएं हैं, जो सुशासन की लगातार बात बिहार में होती है, क्या वाकई में बिहार में सुशासन चल रहा है या फिर बिहार की बच्चियां जो हैं लगातार इसी तरह के मामलों से जूझती रहेंगी, गुजरती रहेंगी। तमाम चीजों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं प्रियदर्शी रंजन जी, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। प्रियदर्शी जी, बहुत इस तरीके के केस आज ही नहीं पहले भी बिहार में आते रहे हैं और जिस तरीके से जांच होती है वो जांच सवालों पर घेरे पर है। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि बिहार में हमने कई बार देखा है कि शुरुआती जांच पूरी नहीं होती है और उससे पहले ही बिहार पुलिस कह देती है कि ये आत्महत्या का मामला है या फिर उसे मामले को निपटाने की कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है। आपको लगता है कि इस केस में भी यही सब कुछ हुआ है? बिल्कुल, बिहार का अगर इतिहास आप देखें तो ये पहली घटना नहीं है जो पटना में हुआ। शंभू गर्ल्स हॉस्टल में जो कांड हुआ है, ये पहली कोई घटना नहीं है, ये पुनरावृत्ति है। बार बार ऐसा लगता है कि मानो बिहार की राजनीतिक और सामाजिक स्मृति में एक भयावह और शर्मनाक घटना बन चुकी है, एक त्रासदी बन चुकी है। उस तरीके का ये मामला है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं, व्यवस्था किस तरीके से नहीं चेतती है और किस तरीके से नहीं चेती है। ये पहली घटना नहीं है। 2018 का तो सबको मालूम होगा कि 2018 में किस तरीके से मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड प्रकाश में आया था, जिसके बाद पूरा देश हिल गया था। उसके बाद भी यहाँ की व्यवस्था नहीं जागी। उसके पहले 2017 में, वर्ष 2017 में पटना के एक अल्पवास गृह में एक लड़की ने आत्महत्या कर ली। कहा गया कि मौत है, लेकिन जो स्थानीय लोग थे वो जो कहानी बता रहे थे उसके हिसाब से वो बता रहे थे कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो मौत थी। अल्पवास गृह के संचालकों ने दबाव बनाया था उस लड़की पर गलत काम करने के लिए और उसने गलत कार्य करने से इनकार कर दिया था। इसी की वजह से उसकी हत्या कर दी गई थी। आप 2018 के पहले भी चले जाइए, 2011 में भी चले जाइए, जो 2013 में भी चले जाइए, तो बिहार में ऐसे मामले आपको मिल जाएंगे। बिहार की राजधानी पटना से सटे बिहटा एक जगह है, वहां पर घरौंदा नाम का एक पुनर्वास चल रहा था। वहां से दर्जनों लड़कियां वर्ष 2011 में गायब हो गई। उसी संस्थान से 2013 में भी लड़कियां गायब हुई और मिली सिर्फ पुलिस को 2। कहां गायब हो गई वो लड़कियां, कहां समा गई? ये व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल है जो बार बार ऐसी घटनाओं के होने के बावजूद नहीं जाग रही है। 2018 का जो रंजन साहब, सरकार क्या कर रही है? क्योंकि बार बार इस तरह की घटनाएं दोबारा रिपीट होना, एक के बाद एक सवाल लगातार सरकार पर उठ रहे हैं, कानून व्यवस्था पर उठती है। क्या ये सुशासन के जो दायरे में चीजें आती हैं, क्या इसमें ये चीज नहीं आती कि इस बिहार की महिलाओं की सुरक्षा के सुशासन के दायरे में नहीं आती?
नहीं, बिल्कुल आती है ना, सुशासन के दायरे में आता है, लेकिन जिस तरीके की चीजें हो रही है उससे तो सवाल खड़ा हो रहा है। ये पहली घटना नहीं। आप सबसे ज्यादा अगर देश में कहीं महिला विमर्श की राजनीति हो रही है तो बिहार में सबसे ज्यादा, पिछले 3 विधानसभा चुनावों से पुरुषों के मुकाबले भी ज्यादा वोट कर रही हैं तो बिहार की महिलाएं कर रही हैं। सबसे ज्यादा दावे हैं, प्रति दावे हैं बिहार में महिलाओं की राजनीति को लेकर के, सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर के, सरकार में हिस्सेदारी को लेकर के, समाज में हिस्सेदारी को लेकर के। इसके बावजूद इस तरीके की घटनाएं हो रही हैं तो व्यवस्था नहीं जाग रही है। वर्ष 2018 के ही बालिका गृह कांड में देख लीजिए, एक मंत्री के पति का नाम आया था, समाज कल्याण मंत्री थी तत्कालीन मंजू वर्मा। बिल्कुल, अगर इस वाले जो अभी नीट छात्रा के साथ जो कुछ हुआ है, इस केस की बात करें तो अभी आपको क्या लग रहा है कि किस प्रकार के आगे जांच होगी? और इस केस को लेकर आपने अभी तक जो कुछ देखा है, शुरुआत से लेकर अब तक कहां पर क्या हुआ है? क्या वाकई में ये तमाम चीजें सामने आई हैं या फिर कुछ छिपाने की कोशिश? आपको क्या लगता है इस केस को लेकर? देखिए, बहुत सारी चीजें बहुत देर हो गई हैं, बहुत देर हो गई हैं। जब एफआईआर होना था तब एफआईआर नहीं हुआ, एफआईआर में देर हुई, एसआईटी गठन में देर हुई, पुलिस प्रशासन ने बार बार अपने बयान बदले, तमाम चीजें शक के दायरे में है। बहुत देर कर दी गई हॉस्टल को सील करने में। इतनी देर हो गई है कि बिहार के एक पूर्व डीजीपी हैं अभ्यानंद जी, उनका कथन है कि अब सीबीआई भी जांच कर ले तो मामले को नहीं अंजाम तक ले जा सकती है। इतनी देर कर दी गई है इस मामले में। कहां सोए हुए थे लोग? कहां आज बार बार विधवा विलाप करने वाला विपक्ष कहां सोया हुआ है इस मामले पर? क्यों चुप्पी है? क्यों सड़कों पर नहीं उतरे? और मीडिया ने जब दिखाना शुरू किया, खास करके ग्राउंड स्तर के मीडिया ने जब दिखाना शुरू किया, मामले को बताना शुरू किया, तब आपकी नींद जाग रही है। अभी वो भी पूरी तरीके से नहीं। तो जब सब कुछ मिली भगत टाइप का मामला लगता है, राजनीति, समाज, प्रशासन सब एक जगह, समाज को तो नहीं लेकिन राजनीति और सत्ता एक जगह मिला हुआ है, पक्ष और विपक्ष दोनों एक सुर के साथ एक ही तरीके की बात कर रहे हैं, तो इस पर संज्ञान कौन लेगा? संज्ञान सत्ता को लेना था, संज्ञान सरकार को लेना था, संज्ञान राजनीतिक दलों को लेना था, संज्ञान विपक्षी पार्टियों को लेना था इस मामले पर। क्यों चुप रहे इतने दिनों तक? अब इस चुप्पी का ही नतीजा है कि इस मामले का वही हश्र होने जा रहा है जो बिहार में अन्य मामलों का हुआ है, जो शिल्पी गौतम कांड का हुआ है, चंपा विश्वास का हुआ है, उसके पहले अन्य मामलों का हुआ है, लेट लतीफी बॉबी कांड का हुआ है। लेट लतीफी, प्रशासन की लेट लतीफी इस मामले को अंजाम तक पहुंचने में शायद देर करवा रही है। शायद न्याय बाधित हो जाएगा, चाह करके भी न्याय शायद न हो पाए। सबूत मिट रहे हैं, न्याय तो सबूत के आधार पर होगा, और सबूत मिटाने का पर्याप्त समय मिल गया अपराधियों को, अगर ये घटना हुई है तो। और लग रहा है प्राइमा फेसिया तो यही लग रहा है कि ये अपराध है। पुलिस बचा रही है, पुलिस के बयानात बदले जा रहे हैं, बदल रहे हैं, हालात पर कोई सफाई देने को तैयार नहीं है। सिर्फ एसआईटी गठन कर देने भर से यह मामला रफा दफा नहीं हो जाता है। हॉस्टलों की सुरक्षा कहां है बिहार में? सुशासन की जब बात होती है तो छात्रावासों की जो सुरक्षा है, लड़कियों के छात्रावासों की जो सुरक्षा है, उसके लिए क्या गाइडलाइन है? प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है बिहार में। नहीं जाग रही है सरकार, बालिका गृह कांड के बाद भी नहीं जागी। 2011, 2013, 2017 की घटना के बाद भी सरकार ने कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं तैयार किया, कोई व्यवस्था सुनिश्चित नहीं की है जिससे इस मामले को रोका जा सके। सरकारी तंत्र पूरी तरीके से इन घटनाओं को रोकने में विफल है। अय्यासों और रसूखदारों के गठजोड़ से इस तरीके की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, और इसीलिए इस तरीके की घटनाएं बार बार हो रही है बिहार में। मामला तो शुरुआत के जो 24 से 48 घंटे होते हैं वो किसी भी मामले की या किसी भी जो घटना होती है उसके लिए बेहद महत्वपूर्ण माने जाते हैं जांच के हिसाब से। लेकिन यहाँ पर ही कहा जा रहा है कि शुरुआत के जो 2 दिन थे उसमें बहुत चीज मिसिंग हुई। आपको ऐसा लगता है कि वाकई में हुआ? देखिए, कानून भी यही कहता है कि मामले की जितनी जल्दी हो सके पड़ताल करिए, और हर घटना जितनी देर होती है सबूत मिटते जाता है। हर घटना में ये होता है। तो अगर देरी हुई है तो निश्चित तौर पर सबूत प्रभावित हुआ है, और बड़ा सवाल यह है कि सबूत प्रभावित करने में किन किन लोगों ने योगदान दे दिया है इसमें। उन लोगों
के लिए भी कार्रवाई होनी चाहिए, उन लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों देर हुई? उनसे सवाल क्या नहीं पूछा जाना चाहिए? जिन्होंने सबूत मिटाया, क्या वे दोषी नहीं है? कानून उनको भी दोषी मानता है। सबूत मिटाने का जिस प्रशासन पर जो आरोप लग रहे हैं या जिस वजहों से मौका मिला, जिन्होंने मौका दिया, क्या वही इस मामले में दोषी नहीं है? वो भी दोषी है, उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्यों लुंज-पुंज व्यवस्था चलेगा ऐसे मामलों में? जब आप एक तरफ कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और दूसरी ओर बेटियां अय्याशों का शिकार बन रही हैं। जब इस तरीके के मामले होते हैं ना, त्वरित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं होने पर शिल्पी गौतम कांड में क्या हुआ है? किस निष्कर्ष पर आप पहुंचे हैं? देश भर में अनेकों ऐसे मामले हैं जहां पर क्या हो गया? मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड में बड़े बड़े नाम उछाले जा रहे थे, रसूखदारों के, सफेद पोशों के। उन नामों पर कितनी कार्रवाई हुई? लिपापोती किया गया बड़े बड़े नामों पर, जबकि टिस की जो रिपोर्ट थी उसके हिसाब से ये कहा गया था कि बड़े बड़े रसूखदार, सफेद पोश नाम भी इसमें शामिल हैं। उन नामों पर कुछ भी नहीं हुआ। और आज भी इस पटना वाली घटना में भी आप सुन लीजिए आस पड़ोस के, हॉस्टल के आस पड़ोस रहने वाले लोगों की बातें, तो वो लोग क्या कह रहे हैं, कई कहानियां बता रहे हैं। शर्म आती है उन कहानियों को फिर से दोहराते हुए, लेकिन सच तो यही है ना कि सफेद पोशों और रसूखदारों का की गाड़ियों का वो लोग जिक्र कर रहे हैं। ऐसे हॉस्टल चलाएंगे? बिहार में सरकारी छात्रावासों की वैसे भी कमी है। पटना जैसे शहर में महिलाओं के लिए कितने छात्रावास हैं, सरकार को बताना चाहिए। और ठीक है, निजी छात्रावास में रहने के लिए लड़कियां अलग से तैयारी करती हैं, उनको रहना ही पड़ता है। उनके लिए आपने क्या कोड ऑफ कंडक्ट जारी कर रखा है? उनकी सुरक्षा के लिए क्या आपने इंतजामात कर रखे हैं? गली कुची जहां तहां छात्रावास खुले हुए हैं, लफंगों की नजरें रहती हैं, लफंगे घूमते रहते हैं, छात्रावासों के इर्द गिर्द मंडराते रहते हैं। क्यों नहीं उसके लिए स्पेशल टास्क फोर्स बनाया है आपने? स्पेशल टास्क फोर्स बनना चाहिए ना उन लड़कियों की सुरक्षा के लिए। नहीं है। तय हो ना छात्रावास में, महिला छात्रावास में, लड़कियों के छात्रावास में कौन कौन लोग जाएंगे और कौन कौन लोग नहीं जाएंगे। ये प्रॉपर गाइडलाइन होना चाहिए ना, होना चाहिए। लेकिन सरकार इन तमाम चीजों पर मौन धारण किए हुए है। एक चुप्पी है सरकार की भी और सरकार के विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दलों के नेताओं की भी। इसीलिए इन अय्यासों का मनोबल बढ़ता है, रसूखदारों का मनोबल बढ़ता है कि हम कुछ भी करके बच निकल जाएंगे। सरकार को सोचने की जरूरत है। सरकार आज सोचे, जो वो नहीं कर पाई ना 2018 में, जो नहीं कर पाई 2017 में, जो 2013 में, जो 2011 में, वो अब करे। लड़कियों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। राजधानी, बिहार की राजधानी जैसा क्षेत्र सुरक्षित नहीं है लड़कियों के लिए, तो बिहार के अन्य क्षेत्रों में आप कैसे उम्मीद करते हैं कि वहां लड़कियां सुरक्षित होंगी? सिर्फ कह देने भर से कि हम सब राजनीतिक हिस्सेदारी दे रहे हैं, हम सरकारी संरक्षण दे रहे हैं, उनके लिए भी सुशासन की व्यवस्था होनी चाहिए ना। ये बिल्कुल, तमाम तो ऐसे इन मामले हैं। तमाम मामलों के सामने आने के बावजूद भी क्या अभी तक बिहार की किसी भी सरकार ने क्या कोई ऐसा कानून पास कराया या कोई ऐसी व्यवस्था है कि महिलाओं की सुरक्षा के लिए, बेटियों की सुरक्षा के लिए? आपके जहन में कुछ हो तो बताइए दर्शकों को हमारे। नहीं, मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। आना चाहिए। बिहार जैसे राज्य में जहां पर कि फौजदारी मामलों में सिर्फ 10% मामलों में ही सजा हो पाती है, जहां कानून भी इस तरीके से कार्य कर रहा हो, वहां पर आप उम्मीद क्या कर सकते हैं? कोई गाइडलाइन भी बन जाएगा तो उसको अमली जामा पहनाने की जिम्मेवारी भी तो इन्हीं लोगों पर है ना, व्यवस्था पर ही है ना। और व्यवस्था ही जब सड़ा हुआ है इन मामलों में, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि कोई गाइडलाइन आए भी तो उसको पूरी तरीके से अमली जामा पहना दिया जाएगा? ठीक है, कोई प्रॉपर गाइडलाइन नहीं है, मान लेता हूं एक क्षण के लिए, लेकिन कानून तो है ना। कानून क्या इस तरीके की इजाजत देता है क्या घटनाओं की? अगर कोई विशेष कानून नहीं है तो छात्रावासों के लिए कोई विशेष गाइडलाइन और विशेष कानून नहीं बना है तो क्या इस तरीके की घटना
घटनाओं की इजाजत मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। प्रशासन 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 और सुशासन, ये सवालों के क्यों नहीं बुलडोज किया गया अभी तक? शंभू गर्ल्स हॉस्टल को क्यों नहीं बुलडोज किया गया, जबकि कई कहानियां आ रही हैं कि अवैध जमीन पर बना हुआ है। उन तमाम हॉस्टल संचालकों की संपत्ति की जांच होनी चाहिए जिन्होंने बिहार के की राजधानी पटना में बेतरतीब संपत्तियां बनाई हैं। उनके पास कैसे आया, उसकी जांच होनी चाहिए। कहा जाता है, कहीं सुनी बात है कि एक एक हॉस्टल संचालक जो हॉस्टल चलाता है वो वर्षों में, 5 वर्षों में, 6 वर्षों में ही 5-6 मकान बना ले रहा है बिहार की राजधानी पटना में। ऐसे कैसे संभव हो जा रहा है? कौन सी मशीन लगा रखी है आपने पैसा छापने वाली? क्या चल रहा है मामला भीतर खाने? ये जो बड़े सवाल है ना, इन सवालों का जवाब सत्ता से पूछा जाना चाहिए। पूछा जा रहा है, लेकिन जवाब सत्ता की ओर से अभी तक मुकम्मल इस नहीं है। मामले में जो जांच चल रही है, जो कुछ हुआ है पिछले दिनों, क्या आपको लगता है कि इससे उस जो बच्ची है उसको सही इंसाफ के तौर पर वो जांच हो रही है, इंसाफ मिल पाएगा उस बच्ची को? अभी की जांच के हिसाब से आपको क्या लग रहा है? देखिए, जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती है तब तक तो कुछ कहना मुश्किल है। उम्मीद ही कर सकते हैं, उम्मीद तो यही करेंगे कि पीड़िता के परिजनों को न्याय मिले, वो खामोशी में न बदले। लेकिन जो इतिहास है बिहार का, जो इन मामलों में जो होता रहा है, उससे तो इस प्रशासन से उम्मीद लगाना बेमानी लग रहा है। लेकिन क्या करें, इसके अलावा विकल्प भी नहीं है ना। इसी व्यवस्था में रहना है ना, तो इस व्यवस्था के अनुरूप कार्य करना पड़ेगा। व्यवस्था को हम लोग जगा रहे हैं, जागिए, अब भी जागिए। लोग जगा रहे हैं कि अब भी जागिए, बहुत देर हो चुकी है। अगर इस तरीके का मामला रहा तो बिहार में कौन आना चाहेगा भाई? आप कहते हैं कि हम आमंत्रित करेंगे उद्योगपतियों को, यहाँ उद्योग लगाएंगे, बाहर से लोग आएंगे यहाँ रोजगार प्राप्त करने के लिए। बिहार में कौन आना चाहेगा जब इस तरीके की घटनाएं होंगी? नहीं, कोई नहीं आना चाहेगा। बिहार में सबसे ज्यादा एजुकेशन हब बनने की क्षमता है, विकसित किया जा सकता है, लेकिन इस तरीके की व्यवस्था के साथ क्या आप एजुकेशन हब बिहार को बना सकते हैं? नहीं बना सकते। सरकार को कई मामलों पर सोचने की जरूरत है। सरकार आज भी जागे कुंभकर्णी निद्रा से इस तरीके के मामलों में। बिहार, ऐसे आप कैसे छोड़ सकते हैं बिहार की लड़कियों को भाई? ठीक है, हॉस्टल में आप जाइए, रहिए। कितने 6x5 के कमरे में लड़कियों को ठूस दिया जाता है, लड़कों को भी ठूस दिया जाता है रहने के लिए। यहाँ हॉस्टल के लिए कोई गाइडलाइन है नहीं, किसी तरीके से डबल टियर, ट्रिपल टियर बना करके किसी तरीके से भेड़ बकरी की तरह बच्चे बच्चियों को रखा जा रहा है। कोई गाइडलाइन नहीं। जिस तरीके से मुर्गी फार्म में मुर्गियों को पाला जाता है, रखा जाता है, एक के बाद ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, उसी तरीके से छात्रों को रखा जा रहा है। मजबूर है लोग। कहाँ जाएं, क्या करें? आपके पास सरकारी छात्रावास भी कम है। अगर कोई सरकारी छात्रावास में रहना भी चाहे तो उतनी जगह नहीं है कि आप रख सकते हैं। मजबूर हैं बिहार के बच्चे, बिहार के छात्र छात्राएं बाहर के आवासीय में रहने के लिए। लेकिन उनके लिए अगर वो रह भी रहे तो उनकी सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। नरेश जी। जी, बिल्कुल। बिल्कुल। बहुत-बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। आपने कई अहम बातों को, कई अहम जो मामले हैं पिछले, वो भी हमारे दर्शकों को बताए। और लगातार बिहार में जो है, इस वक़्त बिहार के लोग जो हैं, उस बच्ची के इंसाफ की माँग कर रहे हैं, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में जिस तरीके से उस बच्ची की मौत हुई, उसके बाद से वहाँ पर लगातार बवाल है। पटना की सड़कों पर प्रदर्शन हो रहे हैं। अब आगे जाँच में जो निकल कर सामने आएगा, उसकी जानकारी भी हम आपको देंगे। प्रियदर्शन रंजन साहब, आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। तो अपने दर्शकों से भी हम कहेंगे कि हम लगातार बिहार की खबरें आप तक पहुंचाते हैं, चाहे वो बिहार की आम खबरें हों या बिहार के इस प्रकार के जब मामले आते हैं, जब बच्चों के इंसाफ की लगातार बात उठती है, तो वो खबरें भी हम आप तक पहुंचाते हैं। लगातार हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया।